हैप्पी होली दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के स्कैम की और इंडसइंड बैंक के स्कैम की, साथ ही स्टारलिंक की बात करेंगे, गेंसोल इंजीनियरिंग की बात करेंगे और आईटी सेक्टर में आने वाले स्लो डाउन की बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स कैसे एआई को इंटीग्रेट कर रहा है और दत्ता पावर की बात करेंगे। सबसे पहली न्यूज है मुथूट फाइनेंस की। मुथूट फाइनेंस की एक सब्सिडरी जिसका नाम है मुथूट इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसने एक बहुत ही बड़ा स्कैम किया है और ये फ्रॉड अप्रैल 2023 से नवंबर 2024 के बीच हुआ है। तो ये लगभग पूरे एक साल का फासला आप मान सकते हो। और इसमें कौन लोग शामिल थे? वो थे कंपनी के सस्पेंडेड सीईओ और एक एक्स एग्जीक्यूटिव। अब ध्यान देने वाली बात है ये कि वो सस्पेंडेड सीईओ थे, यानी कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे पहले भी सवाल उठाया जा सकता है। जरूर उसने कुछ गलत किया होगा, तभी कंपनी ने उनको सस्पेंड किया था। अब ये रही पहली चीज। दूसरी चीज, ये फ्रॉड हुआ कैसे? बेसिकली इस फ्रॉड में क्या होता था कि जो भी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, जो मुथूट इंश्योरेंस ब्रोकर्स के एम्प्लॉइज हैं, जो लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते थे, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी, उनको गिफ्ट कार्ड्स दिए जाते थे। तो इन दोनों ने क्या किया, मिल करके गिफ्ट कार्ड को गलत तरीके से यूज किया और उन गिफ्ट कार्ड्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया और इस वजह से टोटल 31.28 करोड़ रुपीस का फ्रॉड सामने आया है। हालांकि ये फ्रॉड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये फ्रॉड है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। फ्रॉड होता है, इसके वजह से मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के शेयर्स लगभग 1% नीचे गिर गए। हालांकि कंपनी के शेयर्स ने थोड़ी सी रिकवरी भी दिखाई। अगली न्यूज है गेंसोल इंजीनियरिंग की और ये न्यूज आपको परेशान कर सकती है अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो, क्योंकि गेंसोल इंजीनियरिंग 600 करोड़ रुपए का फंड रेज प्लान कर रहा है ताकि वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को सुधार सके। और अगर गेंसोल इंजीनियरिंग 600 करोड़ रुपए रेज करने में सक्सेसफुल हो जाती है तो उनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.95 से 0.44 तक गिर सकता है। फिलहाल अगर मैं आपको ये जो ब्रेकअप्स है वो बताऊं तो ये 400 करोड़ FCCBs से, यानी कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के थ्रू 400 करोड़ रुपए रेज करेंगे और 200 करोड़ रुपए प्रमोटर के वारंट से उठाए जाएंगे। अब मुझे पता है ये शायद आपको ये दो चीज न पता हो, बट मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अब सोच रहा हूँ कि अब हम लोग सेपरेट वीडियोस बनाएं, जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं उनका एक सेपरेट वीडियो, और मैं उन वीडियोस को आई कार्ड में दे दिया करूं तो आपको जानने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी की नहीं है। बेसिकली इकरा और केयर ने पहले ही इस कंपनी की रेटिंग को BB+ से हटा करके डिफॉल्ट की रेटिंग दे दी थी और ऐसा इसलिए किया था उन्होंने क्योंकि इस कंपनी ने लोन के रीपेमेंट में काफी ज्यादा डिले किया था। और घबराने की बात यह भी है कि अभी इस कंपनी ने 1:10 शेयर स्प्लिट भी अप्रूव किया है। हालांकि जरूरी नहीं है कि शेयर स्प्लिट गलत चीज होती है, लेकिन कभी अगर कंपनी बार शेयर स्प्लिट कर रही है या फिर इशू राइट कर रही है, बोनस दे रही है, तो वहां पे आपको सचेत हो जाना चाहिए और उस कंपनी के फंडामेंटल्स को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कंपनी बहुत बड़े प्रॉब्लम में हो, इसलिए वो ये सारी चीजें कर रही हो। अगली न्यूज है स्टारलिंक की। अभी क्या हुआ है कि ट्राई ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 साल का ही लाइसेंस रिकमेंड किया है इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को। और इलॉन मस्क चाहते थे कि कम से कम 20 साल का तो परमिट मिलना ही चाहिए। और वहीं पे अगर मैं एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल का कहना था कि नहीं, स्टारलिंक को या फिर किसी को भी 3 से 5 साल का ही स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। वहीं पे जियो ये चाहता था कि कम से कम सिर्फ 5 साल का ही लोगों को परमिट मिले। अब ध्यान देने वाली चीज जो है और समझने वाली चीज है, यहाँ पे 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि इंडिया का जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर है वो 2028 तक $25 बिलियन का हो सकता है। दूसरी चीज जिसपे आपको ध्यान देनी है, रिलायंस और एयरटेल दोनों ने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप किया है और ये पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन डील है, यानी कि रिलायंस के स्टोर्स पर स्टारलिंक के डिवाइसेस बिकेंगे और इससे क्या होगा कि स्टारलिंक का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा बढ़ेगा और बहुत ही जल्दी इंडिया के लगभग हर एक घर में वो अपने डिवाइसेस पहुंचा सकते हैं। तो ये पार्टनरशिप थी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब तीसरी चीज जो मुझे लगता है बहुत अच्छी हुई है, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ 5 साल का ही लाइसेंस दे रही है। अब इससे क्या होगा, स्टारलिंक अपने पैसे पे पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करेगा इंडिया में और जैसे ही 5 साल एंड होगा फिर सारी कंपनीज उनके प्रोडक्ट्स को कॉपी कर सकती है, देख सकती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि कॉपी करना अच्छी चीज है या फिर बुरी चीज है, लेकिन एज ए यूजर देखो या फिर एज ए कंट्री देखो तो आपका बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि स्टारलिंक का किसी भी तरह से मोनोपोली नहीं रहेगा। अगर स्टारलिंक को 20 साल का एक्सेस मिल जाता तो 2 प्रॉब्लम्स होती। पहली प्रॉब्लम, स्टारलिंक का मोनोपोली हो जाता। दूसरी प्रॉब्लम, 20 साल बहुत ही बड़ा समय होता है, एक जनरेशन बीत जाती है तो जियो और एयरटेल खत्म
हो सकते थे इंडिया के अंदर से, क्योंकि अब डेटा ही हर चीज है। तो अगर जियो और एयरटेल को थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टारलिंक से, तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल बाद वापस से जियो और एयरटेल उस पोजीशन पे आ जाएंगे कि वो अपना खुद का सैटेलाइट इंटरनेट दे सकें। अच्छी चीज है, स्टारलिंक मार्केट मैच्योर करेगा, फिर जियो और एयरटेल एंट्री लेंगे और पूरा का पूरा डिसरप्शन मचा सकते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि इलॉन मस्क बहुत ही शातिर लोमड़ी है। अगली न्यूज है आईटी सेक्टर से, और इस न्यूज में आपको ये पता चलेगा कि इंडिया का आईटी सेक्टर कैसे रिसेशन में जा सकता है। अब इस रिसेशन का सबसे बड़ा रीजन है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं वो टैरिफ वॉर पे वॉर किए जा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, इससे यूएस की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, और अगर यूएस की इकोनॉमी के साथ कुछ भी बुरा होता है तो इंडियन आईटी स्टॉक्स या फिर इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है वो यूएस से ही आता है इंडियन आईटी स्टॉक्स का। अब जैसे अगर मैं कुछ नंबर्स की तरफ आपको लेके चलूं तो 2023 में 1374 डील्स रिन्यू हुई थी, और वही 2024 में सिर्फ 1226 डील्स ही रिन्यू हुई। और ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है 2025 में ये रिन्यूअल, जो डील रिन्यूअल है वो और ज्यादा कम हो सकता है। आप रिन्यूअल मतलब समझ रहे हो ना, आपने किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचा, मान लो आपने 100 कस्टमर को बेचा, आपके अकाउंट में 100 रुपए आया अगर आपने 1-1 रुपए का सामान बेचा है। अब अगले महीने अगर वही 100 कस्टमर आपसे फिर से 1-1 रुपए का सामान खरीदते हैं, फिर तो अच्छी चीज है। लेकिन आज आपने 100 लोगों को बेचा, फिर 1 महीने बाद सिर्फ 80 लोग आपको ऑर्डर दे रहे हैं, फिर अगले महीने सिर्फ 50 लोग आपको ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी आप देखो कैसा हाल चलता है फ्यूचर में, लेकिन इस चीज पे आप हमेशा ध्यान देना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। कल भी मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था और सिर्फ एक बंदे ने उसका आंसर देने का कोशिश किया, हालांकि मैंने उसको रिप्लाई बैक किया। अब जो आज का न्यूज है उसका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर यूएस जो है रिसेशन में जाएगा तो इंडियन स्टॉक्स के साथ बुरा हो सकता है। और ये भी बताया जाता है कि जब यूएस की इकोनॉमी डाउन जाती है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी भी डाउन जाती है। अब अगर यूएस के वजह से डील्स कम मिल रही हैं इंडियन आईटी सेक्टर को, तो ऐसा हो सकता है कि उनको प्रॉफिट कम मिले, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड यूएस डॉलर का जो वैल्यू है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो फिर उस हिसाब से तो इंडियन जो बिजनेसेस हैं उनको तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अब आप बताओ, वैसे तो आंसर बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप बताओ कि ओवरऑल इंडियन कंपनीज को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। क्योंकि प्रॉफिट उनको इस तरह से हो सकता है क्योंकि डॉलर के प्राइसेस हाई हैं। पहले अगर हम $1 का सर्विस देते थे तो हमें 80 रुपए मिलते थे, अब हम $1 का सर्विस दे रहे हैं तो हमें 85 रुपीज 89 रुपीज मिल रहा है। तो इस लिहाजे से इंडियन आईटी सेक्टर की कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन डील्स रिन्यू होना कम हो रही हैं, इस लिहाजे से उनको नुकसान हो रहा है। तो अब आप बताओ कि 1 साल के बाद ओवरऑल क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा। और अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रही हैं और आपको ब्रेनस्टॉर्म करने में मजा आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताओ। मैं कुछ इस तरह के क्वेश्चंस डेली आपके सामने ला करके रखूंगा। आप सोचना, अपने थॉट्स क्लियर करके कमेंट में लिखना, मजा आएगा। देखते हैं, अगर आप लोगों को ये चीजें पसंद आ रही है तो आप बताना, मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जो ये भी चल रहा है ना, जो भी वॉर है, टैरिफ वॉर है, तो अब कंपनीज क्या कर रही हैं, कंपनीज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के बजाय ये ट्राई कर रही हैं कि उनको शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की डील मिल जाए ताकि उससे वो ग्रो अच्छा कर सके। और निफ्टी आईटी इंडेक्स तो 16% गिरा है और आईटी फर्म्स को काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है। देखते हैं ये पूरी स्टोरी कहां जाती है। आप हमें सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे हिट कर दो, जो भी नए अपडेट्स होंगे मैं आपके सामने ला करके जरूर रखूंगा। अगली न्यूज है इंडसइंड बैंक की, और ये न्यूज बहुत ही हैरान करने वाली है और शायद इस बैंक की रेपुटेशन भी खत्म हो सकती है यस बैंक की तरह। क्यों? क्योंकि इंडसइंड बैंक में 2100 करोड़ रुपए का अकाउंटिंग लैप्स सामने आया है, यानी कि 2100 करोड़ रुपए की अकाउंटिंग गलती उनसे चूक हुई है। अब ऐसी गलती वो भी 2100 करोड़ की। और एक चीज बताऊं, ये गलती आज की नहीं है, ये 5-7 साल पुराना है और ऑडिट्स के बावजूद डिटेक्ट नहीं हुआ। मतलब हर कंपनीज वैसे ऑडिट करवाती है, जितनी भी कंपनी है, स्पेशली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज तो हमेशा करवाती हैं। इतने ऑडिट्स होने के बाद, 5-7 साल ऑडिट्स होने के बावजूद ये जो लैप्स है, ये जो गलती है अकाउंटिंग की, वो पकड़ी नहीं गई। तो ये बहुत ही बुरी चीज हो सकती है। और ये जो अकाउंटिंग लैप्स है, ये अभी सिर्फ बैंक ने ही डिटेक्ट किया है। ये जो अमाउंट है 2100 करोड़ का, ये बैंक ने बताया हुआ है। अगर आरबीआई इसके ऊपर अकाउंटिंग और जो भी उनका ड्यू डिलिजेंस होता है वो करती है, तो ये 2100 करोड़ का फिगर 4000-5000 करोड़ का भी हो सकता है। और ये न्यूज आते ही कंपनी के शेयर 27% नीचे गिर गए। हालांकि ये न्यूज
आज की नहीं है, इस न्यूज को लगभग 30 घंटे हो चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमें ट्विटर पे फॉलो किया था उन लोगों को ये न्यूज पहले ही मिल गई थी। तो अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमें आप फॉलो कर लो, क्योंकि यूट्यूब वीडियो को बनाने में टाइम लगता है तो न्यूज जल्दी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन मुझे लगा ये न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये न्यूज थोड़ी सी पुरानी थी फिर भी मैंने आपके सामने ला करके रखा इस न्यूज को। हालांकि बैंक के सीईओ सुमंत कथपालिया ने ये कहा है कि जितने भी बैंक के पास रिजर्व है और कैपिटल है वो इस लॉस को कवर कर देंगे, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता है जब आप इतनी बड़ी गलती करते हो तो फिर आपका जो पैसा बचा हुआ है रिजर्व, जिसका यूज करके आप अपने बैंक को और ज्यादा ग्रो कर सकते थे, कोई नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ला सकते थे, बैंक की मार्केटिंग कर सकते थे, अब वो सारा पैसा जाएगा लॉस को कवर करने में। इसीलिए ये स्टॉक नीचे चला गया और नीचे जाना भी चाहिए। मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि इस कंपनी ने कोई जानबूझ के फ्रॉड न किया हो। अभी तो ये बताने की गलती हो गई है, लेकिन 5-7 साल तक गलती रिपीटेड होते जा रही है और मुझे तो ऐसा लगता है इसका हाल भी यस बैंक की तरह हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया इस कंपनी के बारे में और मुझे ये पता चला कि कस्टमर्स बिल्कुल हैप्पी नहीं है। कुछ लोगों ने रेडिट पे ये कहा है कि कंपनी ऑर्गेनाइज्ड स्कैम कर रही है अपने कस्टमर्स के साथ। इनके सेल्स पर्सन 13 हजार रुपए का क्रेडिट कार्ड ये कह के भेज देते हैं कि इस पे कोई भी चार्जेस नहीं है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, फ्री है। फिर दूसरी बार 1 साल बाद फिर से उसी कस्टमर को कॉल आता है और जब वो कहते हैं कि जो आप कह रहे हो कि ये कार्ड फ्री है, आप क्या रिटर्न में दे सकते हो मुझे मेल पे, तो सेल्स वाले सीधे तरीके से मुकर जाते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं दे सकता। और उन्होंने ये बोला है कि ये एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड स्कैम कर रहा है इंडसइंड बैंक। और मैंने डिस्क्रिप्शन में उस पोस्ट का लिंक भी दिया है, आप वो पूरा पोस्ट पढ़ना, वो रेडिट का पोस्ट है, फिर आपको समझ में आएगा कि इंडसइंड बैंक क्या करती है। हालांकि जितने भी सेल्स पर्सन होते हैं ना वो इसी तरह की बात करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था इंडसइंड बैंक में। आप वो पोस्ट जरूर पढ़ना। और क्या आपके साथ भी इंडसइंड बैंक के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे आपको बहुत ही ज्यादा नाराजगी हो या फिर आपको कभी शक हुआ हो कि नहीं यहाँ पे चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो भी आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो। अब जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए ताकि हम लेकर के चले आपको अगले न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है अपोलो हॉस्पिटल्स की। अपोलो हॉस्पिटल एआई टूल्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहा है ताकि डॉक्टर्स और नर्सेस का वर्कलोड कम हो। अब ये जो एआई टूल्स हैं इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी मैं आपको वो भी बताता हूँ। बेसिकली एआई मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेट करेगा, साथ ही साथ पेशेंट रिकॉर्ड्स को एनालाइज करेगा और फिर फास्टर डिस्चार्ज समरीज बनाएगा। और चीज सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगी, अपोलो हॉस्पिटल्स ऐसे एआई में भी इन्वेस्ट करेगा जहां पे एआई बेस्ड एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन टूल्स बनाए जाए और ये हॉस्पिटल्स को बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। और जो प्रॉब्लम है ना वहाँ एट्रिशन रेट की है, क्योंकि फिलहाल जो इंडिया में हॉस्पिटल्स की एट्रिशन रेट है वो 25% है, यानी कि एक साल में 25% नर्स अपना जॉब छोड़ती हैं या फिर कहीं और जाकर के ज्वाइन करती हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि FY25 में ये एट्रिशन रेट 30% तक बढ़ सकता है। फिलहाल टाटा मेमोरियल, फोर्टिस, मेदांता जैसे हॉस्पिटल्स भी एआई अडॉप्ट कर रहे हैं। अगली न्यूज है दत्ता पावर इंफ्रा की। दत्ता पावर इंफ्रा ने SJVN के साथ एक अगली न्यूज है दत्ता पावर की। दत्ता पावर इंफ्रा ने SJVN के साथ एक 70 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। वैसे मैं दोनों कंपनीज के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन फिलहाल SJVN क्या कर रहा है वो आपको समझाता हूँ। SJVN विंड वन इनिशिएटिव टोटल 600 मेगावाट के ISTS कनेक्टेड विंड प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है। वहीं पे अगर मैं दत्ता पावर का आपको बताऊं तो दत्ता पावर इंफ्रा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ट्रांसमिशन लाइंस और EPC सर्विसेज में काम करती है। वैसे शायद आपने इन कंपनीज के बारे में न सुना हो, लेकिन पावर सेक्टर फ्यूचर है तो मैंने पावर सेक्टर की भी कुछ न्यूज कवर की है। तो आगे भी जाकर के बहुत सारे ऐसे पावर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में या फिर बिजनेसेस के बारे में हम बात करेंगे जो हो सकता है कि फ्यूचर में मल्टी बैगर बन जाएं। तो आपको अगर ऐसी ही बिजनेस न्यूज डेली चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट जरूर करें। और अगर आप चाहते हो कि आपको बिजनेस न्यूज और जल्दी मिले तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज आपसे लेता हूं मैं अलविदा। एक बार फिर से आपको हैप्पी होली। और शायद कल या फिर परसों 2 दिन वीडियोस ना आए क्योंकि हॉलीडे और मुझे भी कहीं जाना है, तो उसके लिए आपसे पहले ही माफी चाहता हूं। और प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, जम के होली खेलिएगा, लेकिन प्लीज उल्टी सीधी चीजें मत कीजिएगा, यानी कि लीकर की बात कर रहा हूं मैं।